मौर्य प्रशासन के अंतर्गत आज मौर्यों की प्रांतीय प्रशासन, ग्राम प्रशासन और न्याय व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मौर्यों का प्रांतीय प्रशासन। चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल साम्राज्य अवश्य ही प्रांतों में विभाजित रहा होगा, परंतु उसके समय साम्राज्य के प्रांतों की निश्चित संख्या में ज्ञात नहीं है। उसके पौत्र अशोक के अभिलेखों से निम्नलिखित प्रांतों के नाम ज्ञात होते हैं, जिनमें सबसे पहला उदीच्य, जिसको उत्तरापथ भी कहा जाता है। इसमें पश्चिमोत्तर प्रदेश सम्मिलित था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। दूसरा अवंतीरठ यानी अवंती राष्ट्र, इस प्रदेश की राजधानी उज्जैनी थी। तीसरा कलिंग, जिसकी राजधानी तोसली थी। चौथा दक्षिणापथ, इसमें दक्षिणी भारत का प्रदेश शामिल था, इसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। और पांचवा प्राच्य या प्राची देश, इसका तात्पर्य पूर्वी भारत से है, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इन सभी प्रांतों में से उत्तरापथ, अवंतीरठ और प्राच्य निश्चित रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विद्यमान थे। यह असंभव नहीं है कि दक्षिणापथ पे उनके साम्राज्य का एक अंग रहा हो। इन प्रांतों के राज्यपाल प्राय राजकुल से संबंधित कुमार होते थे। कभी कभी अन्य योग्य व्यक्तियों को भी राज्यपाल बनाया जाता था। चंद्रगुप्त ने पुष्यगुप्त वैश्य को काठियावाड़ का राज्यपाल बनाया था। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्यपाल को 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था और वे अनेक अमात्यों और अध्यक्षों की सहायता से प्रांतों का शासन चलाते थे। उनके पास अपनी मंत्री परिषद भी होती थी। मंडल, जिला तथा नगर प्रशासन। प्रत्येक प्रांत में कई मंडल होते थे। अर्थशास्त्र में उल्लिखित प्रदेष्टा नामक अधिकारी मंडल का प्रधान होता था। अशोक के लेखों में इसी को प्रादेशिक कहा गया है। वह अपने मंडल के अधीन विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के कार्यों का निरीक्षण करता था तथा समाहर्ता के प्रति उत्तरदायी था। मंडल का विभाजन जिलों में हुआ था, जिन्हें आहार या विषय कहा जाता था। जिले के नीचे स्थानीय होता था, जिसमें 800 ग्राम थे। स्थानीय के अंतर्गत 2 द्रोणमुख, यानी कि प्रत्येक द्रोणमुख 400 ग्रामों के समूह का नेतृत्व करता था। द्रोणमुख के नीचे खारवटिक थे। खारवटिक के अंतर्गत 20 संग्रहण होते थे। प्रत्येक खारवटिक में 200 ग्राम तथा प्रत्येक संग्रहण में 10 ग्राम थे। इन संस्थाओं के प्रधान न्यायिक, कार्यकारी तथा राजस्व संबंधी अधिकारों का उपयोग करते तथा युक्त नामक पदाधिकारी की सहायता से अपना कार्य करते थे। संग्रहण का प्रधान अधिकारी गोप कहा जाता था। मेगस्थनीज जिले के अधिकारियों को एग्रोनोमोई कहता है। वह विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों का उल्लेख करता है, जो जिले के विभिन्न विभागों का प्रशासन चलाते थे। मौर्य युग में प्रमुख नगरों का प्रशासन नगरपालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। नगर शासन के लिए एक सभा होती थी, जिसका प्रमुख नागरक अथवा पूर्व मुख्य कहा जाता था। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषदों को 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों में बंटने का उल्लेख किया है। पहली समिति विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कलाओं का निरीक्षण करती थी तथा कारीगरों और कलाकारों के हितों की देखरेख करती। दूसरी समिति विदेशी यात्रियों से संबंधित थी, जो विदेशी यात्रियों के भोजन, निवास और उनकी चिकित्सा का प्रबंध करती। यदि वे देश से बाहर जाते थे तो उनकी अगुवाई भी करती थी तथा उनकी मृत्यु हो जाने पर अंतिम संस्कार का प्रबंध भी करती थी। राज्य की सुरक्षा के लिए विदेशियों के आचरण तथा उनकी गतिविधियों के ऊपर कड़ी दृष्टि रखना भी समिति का कार्य था। तीसरी समिति जनगणना से संबंधित थी। वो जनगणना का हिसाब रखती थी। चौथी समिति नगर के व्यापार वाणिज्य की देखरेख करती। विक्रय की वस्तुओं तथा माप तोल पर नियंत्रण करना उसी का कार्य था। किसी भी व्यक्ति को वस्तुओं के बेचने की अनुमति तब तक नहीं मिलती थी जब तक कि वह कर अदा न कर दे। पांचवी उद्योग समिति थी, जो बाजारों में बिकने वाली वस्तुओं में मिलावटों को रोकती और मिलावट के अपराध में व्यापारियों को दंड भी दिलाती थी। नई तथा पुरानी दोनों प्रकार की वस्तुओं को बेचने के लिए अलग अलग प्रबंध था। छठी समिति कर समिति थी, जो क्रय विक्रय की वस्तुओं पर कर वसूलना उसका काम था।
बिक्री कर वस्तु के मूल्य का 1/10 होता था। इस कर की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के नगर के पदाधिकारी एस.टी. नोमई कहता है, यद्यपि अन्य नगरों के शासन के विषय में ज्ञात नहीं है, इस विवरण के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पाटलिपुत्र के समान दूसरे प्रमुख नगरों में भी समितियां रही होगी। ग्राम प्रशासन। मौर्य ग्राम प्रशासन में गांव सबसे छोटी इकाई था। ग्राम का अध्यक्ष ग्रामणी होता था। वह ग्रामवासियों द्वारा निर्वाचित होता था तथा वेतनभोगी कर्मचारी नहीं था। अर्थशास्त्र ग्राम वृद्ध परिषद का उल्लेख करता है। इसमें ग्राम के प्रमुख व्यक्ति होते थे जो ग्राम प्रशासन में ग्रामणी की मदद करते थे। राज्य सामान्यतः ग्रामों के शासन में हस्तक्षेप नहीं करता था। ग्रामणी को ग्राम की भूमि का प्रबंध करने तथा सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करने का अधिकार था। ग्राम वृद्धों की परिषद न्याय का कार्य भी करती थी। वह ग्राम के छोटे मोटे विवादों का फैसला करती तथा जुर्माना आदि लगा सकती थी। ग्रामणी कृषकों से भूमि कर एकत्र कर राजकीय कोषागार में जमा कराता था। ग्राम सभा के कार्यालय का कार्य गोप नामक कर्मचारी किया करते थे। वे ग्राम के घरों तथा निवासियों का ठीक ढंग से समुचित विवरण भी रखते थे और उनसे प्राप्त होने वाले करों का हिसाब किताब भी रखते थे। चंद्रगुप्त मौर्य कालीन ग्राम प्रशासन के विषय में सहगोरा, ये गोरखपुर में स्थित है, और माँ स्थान, ये बांग्लादेश के बोगरा जिले में स्थित है, के लेखों से कुछ सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इनमें जनता की सुरक्षा के लिए बनवाए गए कोष्ठागारों का उल्लेख मिलता है। कोष्ठागार यानी कि अनाज या अन्न रखने के भंडार। अर्थशास्त्र में भी कोष्ठागार निर्माण की चर्चा है। इससे लगता है कि कर वसूली अन्न के रूप में भी की जाती थी, जिन्हें कोष्ठागारों में संचित किया जाता था और इस अन्न को अकाल सूखा जैसी आपत्तियों के समय में ग्रामीण जनता के बीच वितरित किया जाता था। न्याय व्यवस्था। मौर्यों के एक तंत्रात्मक शासन में सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। वह सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई का अंतिम अदालत भी था। इसके अतिरिक्त संपूर्ण साम्राज्य में अनेक अदालतें होती थी। न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे, धर्मस्थय और कंटक सोतन। इन्हें सामान्यतः दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय भी कहा जा सकता है। इन दोनों में 3-3 न्यायाधीश एक साथ बैठकर न्याय का कार्य करते थे। विदेशियों के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष प्रकार की अदालतें संगठित थी। दंड विधान अत्यंत कठोर था और सामान्य अपराधों में आर्थिक जुर्माने होते थे। कौटिल्य 3 प्रकार के अर्थदंडों का उल्लेख करता है। पूर्व साहस दंड, यह 48 से 96 पण तक होता था। मध्यम साहस दंड, यह 200 से 500 पण का होता था, और उत्तम साहस दंड, ये 500 से 1000 पण तक का होता था। इसके अतिरिक्त कैद, कोड़े मारना, अंगभंग तथा मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। कारीगरों या शिल्पकारों की अंग क्षति करने पर मृत्युदंड दिया जाता था। इसी प्रकार दंड करों की चोरी करने वालों तथा राजकीय धन का घोटाला करने वालों को भी मिलता था। अर्थशास्त्र के अनुसार युक्त नामक पदाधिकारी प्राय धन का अपहरण करते थे। ब्राह्मण विद्रोहियों को जल में डुबोकर मृत्युदंड दिया जाता था। जिस अपराध का कोई प्रमाण नहीं मिलता था, वहां जल, अग्नि और विष द्वारा दिव्य परीक्षाएं भी ली जाती थी। मेगास्थनीज के विवरण से पता चलता है कि दंडों की कठोरता के कारण अपराध प्राय नहीं होते थे। लोग अपने घरों को असुरक्षित भी छोड़ देते थे तथा वे कोई लिखित समझौता नहीं करते थे। कानून की शरण लोग बहुत कम लेते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार जो अमात्य धर्मोपदा शुद्ध अर्थात धार्मिक प्रलोभनों द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते थे, उन्हें ही न्यायाधीश बनाया जाता था। न्यायाधीशों को धर्म, व्यवहार, चरित्र और राज शासन का अध्ययन करके ही दंड का निर्णय करना पड़ता था, और इन चारों में राज शासन यानी राजाज्ञा ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। न्यायालयों के कर्मचारियों के लिए भी दंड की व्यवस्था की गई थी। गलत बयान लिखने,
निरपराध व्यक्ति को कारावास देने तथा अपराधी को छोड़ देने के दोष में न्यायाधीशों तथा न्यायालय के कर्मचारियों को भी दंडित किया जाता था।